नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। हम रणनीति बनाएंगे और अगले चुनाव में ये महंगाई, बेरोजगारी आपको ले डूबेगी। ममता बनर्जी के बड़े प्लान की देखेंगे। सीजेपी ने मोदी सरकार को दिया क्या अल्टीमेटम। लोगों ने साइन भी किया था पिटीशन उनके रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर क्यों मचा बवाल, जानेंगे आरजेडी ने बीजेपी को दिया क्या बड़ा सबक। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर घिरी मोदी सरकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में बीजेपी को एक और झटका। पूर्व विधायक एजी संपत ने थामा टीवीके का दामन, कहा वहां नहीं बचा लोकतंत्र। आम लोगों के लिए भी सुलभ हो न्यायपालिका। लंदन के कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत का बयान, कहा जनता का भरोसा मिलता नहीं, हासिल करना होता है। महाराष्ट्र में किसानों के विरोध के आगे झुकी फडणवीस सरकार। गढ़चिरौली हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण रुका। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिया गया वक्त। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीबीएसई की 3 भाषा नीति को स्थगित करने की मांग। ओएसएम सिस्टम का दिया हवाला। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की नेपाली समकक्ष शिशिर खनाल के साथ हुई बैठक। सीमा विवाद से लेकर व्यापार तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल के बदले सुर, कहा टकराव नहीं सहयोग चाहिए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन एक बार फिर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ हाथ मिला लिया है और अब इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी को घेरने की रणनीति से लेकर देश में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर जारी तैयारियों ने बीजेपी की धड़कनें पहले ही बढ़ा दी हैं। तो क्यों इंडिया की बैठक को लेकर बीजेपी की बड़ी बेचैनी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी में है। 8 जून को इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों का महाजुटान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन न केवल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार करेगा, बल्कि इस वक्त सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसमें मोदी का घेराव करने की भी तैयारी करेगा। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 राजनीतिक दलों ने शामिल होने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने निजी कारणों से इस बैठक में शामिल न हो पाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है जिनसे लाखों भारतीयों का वोट देने का अधिकार छिन रहा है। संविधान पर रोज हमले हो रहे हैं, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। करोड़ों भारतीयों की आजीविका को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों से घर का बजट बिगड़ रहा है। लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ धोखा हो रहा है। निवेश का माहौल खराब हो रहा है और विदेश नीति से राष्ट्रीय हितों से समझौता किया जा रहा है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि भारत की तरह ही इंडिया गठबंधन भी अपनी विविधता के बावजूद एकजुट बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिनमें इंडिया गठबंधन में आंतरिक खींचतान की बात कही जा रही है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मोदी सरकार पहले से ही कई मुद्दों को लेकर घिरी हुई है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से लेकर वोट चोरी के आरोपों तक। दरअसल इस बार की ये बैठक टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आह्वान पर हो रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद राज्य में जारी हिंसा, जिस तरह टीएमसी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से एक साथ आने की मांग की ताकि बीजेपी की मनमानी को रोका जा सके। इंडिया गठबंधन के दल अब 2029 के लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, तो इतिहास आपका है ना, राजनीतिक जनता की नाराजगी। हम रणनीति बनाएंगे और अगले चुनाव में ये महंगाई, बेरोजगारी आपको, यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी को केंद्र से हटाने की तैयारी में जुट गया है। यही वजह है कि बीजेपी इस बैठक को लेकर टेंशन में नजर आ रही है। उसके नेताओं की तरफ से इंडिया की बैठक पर लगातार हमला बोला जा रहा है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम है। अब इस बैठक से क्या निकल कर आता है, ये देखना होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार टीएमसी के सांसदों और नेताओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मोर्चे पर पार्टी को एकजुट रखने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी 7 जून को दिल्ली पहुंचे हैं। तो क्या है ममता का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक जंग अभी भी जारी है। टीएमसी में टूट की खबरों के बीच पूर्व सीएम ममता बनर्जी लगातार पार्टी को एकजुट रखने में जुटी हुई हैं। इसी रणनीति के तहत पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी 7 जून को दिल्ली पहुंचे। दरअसल 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अभिषेक बनर्जी को 8 जून को ही दिल्ली पहुंचना था, लेकिन बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेरते हुए वो इस बड़ी बैठक के एक दिन पहले ही राजधानी पहुंचे, जिसका मकसद मौजूदा राजनीतिक हालत और संसदीय दल की रणनीति पर चर्चा करना है। राजनीतिक जानकार इसे पार्टी के अंदर असंतोष को रोकने और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी लगातार टीएमसी में टूट पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी अब तक ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम करती नजर आई हैं। इसके अलावा बागी खेमे से जुड़े सूत्रों का दावा है कि फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और पहले पर्याप्त समर्थन जुटाने की कोशिश होगी, लेकिन टीएमसी नेतृत्व पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। यानी बंगाल की सियासत में अंदरूनी खींचतान और बाहरी राजनीतिक दबाव दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी टीएमसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी अपने संगठन को बचाए रखने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। अब सबकी नजर 8 जून की इंडिया गठबंधन बैठक और अभिषेक बनर्जी की अगली राजनीतिक चाल पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी बीजेपी के मंसूबे पर लगातार पानी फेर रही हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इन मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिपके ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की सफाई भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। सरकार अब सीजेपी के दबाव में दिखाई दे रही है। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस पार्टी को देश की जनता का बढ़ता समर्थन सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सीजेपी की लोकप्रियता की एक तस्वीर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में भी दिखाई दी, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और नीट से लेकर सीबीएसई तक छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद की। और अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक बार फिर मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जंतर मंतर पर हमारे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने सरकार को दिखा दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कॉकरोच क्या क्या कर सकते हैं। सरकार एकजुट और शांतिपूर्ण आंदोलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कॉकरोचों को उनसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी एक पीढ़ी के साथ अन्याय किया है। अगर उन्हें नहीं हटाया गया या वे अगले 7 दिनों में खुद पद से नहीं हटे तो हमें जमीन पर अपना विरोध जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वे अगर इस्तीफा नहीं देते तो 13 जून को फिर प्रदर्शन होगा। सीजेपी ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और अगर तब तक इस्तीफा नहीं होता है तो युवाओं का ये आंदोलन और तेज होगा। दीपके ने यह भी साफ कर दिया है। सीजेपी ने बताया, लोग जुड़े ऑन द ग्राउंड, लेकिन इसके पहले 8 लाख लोगों ने साइन भी किया था पिटीशन उनके रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं। सीजेपी की तरफ से सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सफाई देनी पड़ रही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। एक हालिया बयान में रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी तरह राजनीतिक है। शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। वो गलती या चूक से मुंह नहीं मोड़ रहे, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लेकर व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सरकार अभी भी प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में देखना यह होगा कि सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आंदोलन क्या सरकार को झुका पाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और अब उन्हें और भी नेताओं का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासी सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। इस सियासी उथल पुथल के बीच बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग और तेज हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और सभी विपक्षी दलों को सलाह दी थी कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो विपक्षी दलों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मीडिया को बताया था कि ठाकरे का मानना है कि जब तक देश में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था वापस नहीं लौटती, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज ठाकरे की इस मांग का समर्थन किया है। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे की इस सलाह का समर्थन तो किया ही, साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाने की बात भी कही है। जैसा आप जानते हैं कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बीच सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। ये मुद्दा बैठक में भी उठाया जाएगा। सुप्रिया सुले से पहले राज ठाकरे के इस सुझाव पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सहमति जताई थी। इस साझा रुख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष की ये मांग मानी जाती है या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करता है। महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है, तो वहीं बिहार में आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती का मुद्दा गर्माता जा रहा है। लालू यादव, राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजने के बाद अब आधिकारिक सुरक्षा पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। देखिए रिपोर्ट। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर इन दिनों असामान्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ सरकारी सुरक्षा बलों की जगह आरजेडी कार्यकर्ता सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में लाठी लेकर और माथे पर हरा गमछा बांधकर आवास के बाहर डटे हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के फैसले का विरोध जता रहे हैं। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के नाम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई की है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मंगनीलाल मंडल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सुरक्षा की समीक्षा का पैरामीटर होता है, लेकिन कटौती इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी नेता का अपमान हो। सरकार ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित लगता है। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात बचे हुए सुरक्षा कर्मियों को भी वापस कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी Y+ सुरक्षा व्यवस्था अभी भी बरकरार है। आरजेडी इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की राजनीति से जोड़कर देख रही है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को निशाना बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सुरक्षा की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है और खतरे के आकलन के आधार पर ही सुरक्षा श्रेणियां तय की जाती हैं। फिलहाल राबड़ी आवास के बाहर तैनात आरजेडी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें बिहार की राजनीति में नए संघर्ष का संकेत दे रही हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि सुरक्षा का विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। बिहार में एक तरफ सुरक्षा का मुद्दा विवादों में है, तो दूसरी तरफ खान सर की कोचिंग के बाहर हुई तोड़फोड़ का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक तो इस मामले में खान सर विक्टिम के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब उन्हीं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है और इसी बीच खबरें हैं कि उनका कोचिंग सेंटर सील किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज यानी KGS कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़ को लेकर बवाल मच गया है। इस मामले में खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, उन पर जान लेने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब बात उनके कोचिंग सेंटर तक आ पहुंची है। 7 जून को बिहार के अग्निशमन विभाग की टीम ने खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े अस्पताल परिसर का फायर सेफ्टी ऑडिट किया, जिसके बाद विभाग का कहना है कि जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां पाई गई। इस मामले में अधिकारियों ने संस्थान प्रबंधन को 7 से 10 दिनों के अंदर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया है और तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिसमें सीलिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगने वाला है। अग्निशमन विभाग की इस कार्रवाई से ये मामला खान सर बनाम प्रशासन का मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में खान सर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फैजल खान और खान सर के वकील इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है।
उनके वकील ने यह भी साफ किया था कि खान सर इस मामले में सरेंडर नहीं करेंगे। 8 जून को सिविल कोर्ट में खान सर के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में सबकी नजरें अब कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि अदालत अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार करती है या खारिज। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती महंगाई की। महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर पहले से ही हमलावर है और अब खबर है कि घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया है, जिससे एक बार फिर रसोई का बजट बिगड़ गया है और इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी तो है ही, साथ ही साथ अब इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। देखिए रिपोर्ट में। देश में बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और अब एक बार फिर घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए हो गई है। नोएडा में सिलेंडर की नई कीमत 939.50 रुपए हो गई है। लखनऊ में अब इसके लिए 979.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि बिहार की राजधानी पटना में गैस सिलेंडर की कीमत सबसे ज्यादा 1031.50 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा कोलकाता में अब इसके लिए 968 रुपए, मुंबई में 941.50 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए चुकाने होंगे। एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे मोदी सरकार पर सवालों की बौछार ही कर दी। उन्होंने साफ कहा कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम जनता की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई हैं। मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 89 की बढ़ोतरी की है। उन्होंने एक्स पर सवाल उठाया कि संसद में मोदी जी ने वेस्ट एशिया वॉर के चलते 41 देशों से फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन के जो दावे किए थे उनका क्या हुआ। 2025-26 में उज्ज्वला योजना में 5.56 करोड़ परिवारों ने केवल एक भी रिफिल नहीं करवाया। इनमें से 3.30 करोड़ ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं लिया। क्या ये मोदी सरकार की लूट का नतीजा नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार ने 12 सालों में घरेलू एलपीजी के दामों में 530 रुपए की बढ़ोतरी की? अब भाजपा के नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? विपक्ष के हमलों के बाद सरकार की सफाई आई, जिसमें कहा गया कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में घरेलू गैस सबसे सस्ता मिल रहा है। सरकार की सफाई ने सियासी पारा और हाई कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि सरकार ये तो कह रही है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में गैस सस्ती है, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि बाकी देशों की तुलना में भारत में कितने लोग एलपीजी की इस बढ़ी हुई कीमत को अफोर्ड कर पाएंगे? यानी साफ है कि मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।